नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संजय चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक हूँ समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में। आज हम समाज कार्य अभ्यास के अंतर्गत इवेल्युएशन ऑफ ग्रुप के अंतर्गत मूल्यांकन का अर्थ, महत्व, प्रकार एवं विधियों पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समाज कार्य या एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम के द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका टाइटल प्रोसेस एंड इवेल्युएशन ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन है, के पंचम इकाई से संबंधित है और अभी हम इस पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम मूल्यांकन के अर्थ पर आए। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य को आंकना या मूल्य को निर्धारित करना। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सतत चलने वाली यह एक ऐसी विधि है जो सेवार्थी अथवा समूह को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज कार्य अभ्यास में मूल्यांकन का विशेष महत्व है, क्योंकि समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जो समुदाय, समूह या व्यक्ति की भलाई, समृद्धि तथा विकास से जुड़ा होता है। अतः इस कार्य में हम कितने सफल हुए या हो पाए हैं, इसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी तथा समूह से संबंधित क्रियाओं, कार्यक्रमों आदि का समय समय पर मूल्यांकन करता रहे। एकीकृत समाज कार्य अभ्यास में मूल्यांकन विधि समूह समस्या को समझने तथा उसके निदान से संबंधित चिकित्सात्मक सुझाव प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विधि सेवार्थी के संबंध में एक सामाजिक निर्णय लेने की अनुशासनबद्ध क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इस संबंध में हैमिल्टन ने कहा है कि जब व्याख्या समस्या को परिभाषित करने की ओर निर्देशित ना होकर सेवार्थी किस प्रकार अपनी समस्या का समाधान कर रहा है की ओर निर्देशित होता है, तब जो परिणाम प्राप्त होता है वह निदान ना होकर मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन पर ट्रैकर ने कहा है कि समाज कार्य अभ्यास में मूल्यांकन वह भाग है जिसमें कार्यकर्ता संस्था के उद्देश्यों को कार्यों से संबंधित अनुभव के गुणों से नापने का प्रयत्न करता है। अब इसके बाद आते हैं मूल्यांकन की विषय वस्तु पर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इवेल्युएशन। मूल्यांकन के अंतर्गत एक सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित 4 स्थितियों या बिंदुओं पर उसका मूल्यांकन करता है या कहें कि कुछ हद तक आकलन करने का प्रयास करता है। पहला है, सेवार्थी का विकास सोच के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं, या शिक्षण संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति कहां तक हुई है। मतलब जिस उद्देश्य को लेकर सेवार्थी के विकास संबंधी गतिविधियां संचालित हुई है वह पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, या उस संबंध में हमने जितने विकास होने के बारे में सोचा हुआ था उतना हुआ है या नहीं हुआ है, या यह भी कह सकते हैं कि शिक्षण संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति इसमें कहां तक संभव हो पाई है, इसका हम आकलन करते हैं। दूसरा, कार्यक्रम संबंधी विषय वस्तु का आकलन करना। हमने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम संबंधी जिस विषय वस्तु को निर्धारित किया था वह विषय वस्तु हमारे लिए कितना उपयोगी साबित हुआ, इस बात का हमको आकलन करना है। तीसरा, अधिगम अनुभव मतलब सीखने का अनुभव की स्थिति का आकलन करना, या सीखने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही, इस बात का मूल्यांकन करना। अब जिस उद्देश्य को लेकर हमने इस समूह को बनाया था, समूह की गतिविधि संचालित की, उसके अंतर्गत सेवार्थी के सीखने की स्थिति या प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही, इस बात को हम देखने की कोशिश करते हैं। चौथा है, कार्यकर्ता की भूमिका कितनी प्रभावी रही, इसका आकलन करना। कार्यकर्ता कितना सक्षम है, कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से निभाया या नहीं निभाया है, कार्यकर्ता की भूमिका में कहां पर संशोधन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है, इस बात का आकलन
इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं हम मूल्यांकन की आवश्यकता या महत्व पर चर्चा करें। सबसे पहला है कि मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होता है कि समूह ने किस सीमा या स्तर तक अपने उद्देश्य को हासिल कर लिया है। मतलब मूल्यांकन के अंतर्गत हमने जिस उद्देश्य को बनाया था वह उद्देश्य वास्तव में किस सीमा तक पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा महत्व इसका, मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होता है कि समूह के लिए वैज्ञानिक या तकनीकी आधारित सेवाएं कितनी उपयोगी हैं तथा ये सेवाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में किस प्रकार सहायक होती हैं। मतलब हमने इस मूल्यांकन प्रविधि में जिस वैज्ञानिक या तकनीक आधारित सेवाओं को प्रयुक्त किया है या उपयोग में लाया है, वास्तव में वो हमारे समूह के मूल्यांकन में कितना उपयोगी साबित हुआ है, यह महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, मूल्यांकन के द्वारा समूह के साथ किए जाने वाले कार्यों के परिणामों को समझा जा सकता है। चौथा महत्व है इसका, मूल्यांकन नए उद्देश्यों के निर्माण में सहायक होता है। मूल्यांकन की प्रविधि का प्रयोग करने के पश्चात हम ये देखते हैं कि हमने जिस उद्देश्य को लेकर समूह संबंधी गतिविधियों का संचालन किया था वह उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसके अतिरिक्त उस समूह गतिविधियों के आधार पर हम नए उद्देश्यों का भी निर्माण कर सकते हैं। पांचवा है, मूल्यांकन के द्वारा प्रविधियों एवं तकनीकों की उपयुक्तता को परखा जा सकता है। मतलब हमने जिन प्रविधियों या तकनीकों का प्रयोग किया वास्तव में कितना उपयोगी साबित हुआ, या उस तकनीक को बदलने की आवश्यकता है या प्रविधियों को बदलने की आवश्यकता है या इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, इस बात को हमको देखना है। छठवां है, समाज कार्य के व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक चरण के रूप में होता है। सातवां महत्व है इसका, मूल्यांकन की प्रक्रिया से नई नई जानकारियां हासिल होती है, क्योंकि प्रत्येक समूह या व्यक्ति के अनुभव अलग प्रकार के होते हैं। प्रत्येक समूह के माध्यम से हम उनके अनुभवों के आधार पर नई नई जानकारियों को हासिल करते हैं और उससे संबंधित आवश्यक सुधार को हम आगामी समूह के लिए, नए समूह के लिए सुरक्षित रख लेते हैं। आठवां महत्व है इसका, मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा नई नई समस्याएं भी सामने आती हैं और जब समस्याएं सामने आती हैं तो उसके निराकरण के उपाय भी हमको इसके लिए ढूंढने पड़ते हैं, जो नई प्रविधियां नए कार्यक्रमों के रूप में होते हैं। यदि मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर ना चलती हो तो ना ही समस्याएं सामने आएंगी और ना ही निराकरण के उपाय। अतः मूल्यांकन एक ऐसा आवश्यक कार्य है जिसे समूह कार्य के दौरान निरंतर उपयोग में लाना चाहिए। अब आते हैं हम समाज कार्य में मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इन सोशल वर्क। मूलतः इसमें हम 8 प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहला प्रकार आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा बाह्य मूल्यांकन, तीसरा प्रक्रिया का मूल्यांकन, चौथा परिणामों का मूल्यांकन, पांचवा कार्यक्रम का मूल्यांकन, छठवां प्रभाव का मूल्यांकन, सातवां समवर्ती मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन, आठवां समापन या अंतिम मूल्यांकन। हम बिंदुवार इसकी चर्चा करेंगे और इससे संबंधित गुण दोषों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है इसमें आंतरिक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, अर्थात यह एक ऐसा आंतरिक मूल्यांकन होता है जिसमें प्रबंधक ही इसकी व्यवस्था करते हैं या इससे संबंधित मूल्यांकन कार्य को संपन्न करते हैं। इस आंतरिक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। सर्वप्रथम, इस प्रकार के मूल्यांकन कार्यक्रम के आरंभिक अवस्था में चालू कर दिए जाने से, मतलब इसको आरंभिक स्थिति में ही चालू कर दिए जाने से अधिक एवं सही सूचनाएं प्राप्त होती हैं और ये सूचनाएं ऐसी होती हैं जो बाह्य मूल्यांकन से हमको प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी विशेषता आंतरिक मूल्यांकन की कि आंतरिक मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों पर प्रबंधकों का अधिकार होता है, अतः इसके माध्यम से आगामी कार्य योजना में संशोधन कर परिणामों को
सुधारा जा सकता है। तीसरा, इस प्रक्रिया के दौरान सतत संपर्क में रहने से समूह के संबंध में समस्याओं और संभावनाओं की बेहतर जानकारी प्राप्त होती है, जिससे सेवार्थी की समस्याओं का निदान कर उसके लिए बेहतर संभावनाएं पैदा की जा सके। चौथी विशेषता है आंतरिक मूल्यांकन की। यह आंतरिक मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन की तुलना में कम खर्चीला होता है और यह आकलन की क्रिया को समृद्ध करता है, कारण कि इसके अंतर्गत सारे मूल्यांकनकर्ता सतत मूल्यांकन करते रहते हैं जब तक समूह की गतिविधियां संचालित होते रहती हैं। सारे मूल्यांकनकर्ता या कार्यकर्ता समूह के समस्त सदस्यों के बारे में लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं और इससे आंतरिक मूल्यांकन वास्तविक रूप में और सही तरीके से प्राप्त हो पाता है। अब आंतरिक मूल्यांकन की कुछ सीमाएं भी हैं जिनकी हम चर्चा करें। पहला है, पक्षपात या पूर्वाग्रह की संभावना अधिक होती है, क्योंकि हमें सेवार्थी के संबंध में अनेक तरह की जानकारियां होती हैं। तो जो जानकारियां अनेकों बार ऐसे स्थिति को उत्पन्न करता है जिससे कि कार्यकर्ता किसी सेवार्थी के संबंध में पक्षपात भी कर सकता है या करने की थोड़ी संभावना हो सकती है। दूसरा, चूंकि इस प्रकार का मूल्यांकन कार्यक्रम प्रबंधकों द्वारा आयोजित होता है, अतः कार्य योजना को उचित एवं निष्पक्ष दिखाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इसमें कि यदि किसी तरह की कमियां हो, गलतियां हो, उसे हम ना दिखाते हुए उसको हम छिपाते हैं और अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, बाह्य मूल्यांकन में। यह मूल्यांकन इस तरह का अनुभव रखने वाली किसी बाह्य या निष्पक्ष एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। मतलब यह मूल्यांकन आंतरिक रूप से नहीं किया जाता और इसके मूल्यांकन के लिए हम एक ऐसी एजेंसी को हायर करते हैं जो कि इस प्रकार का अनुभव रखती है और वह चूंकि बाह्य एजेंसी होती है अतः निष्पक्ष भी होती ही है, या निष्पक्ष होने की उसकी संभावना अधिक होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम, इस प्रकार के मूल्यांकन में पक्षपात या पूर्वाग्रह की संभावना नहीं होती है या अत्यंत कम होती है। दूसरा, बाह्य मूल्यांकन से आंतरिक मूल्यांकन की कमियों, समस्याओं एवं कारणों का भी पता चलता है। तीसरा, बाह्य मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन की तुलना में अधिक जिम्मेदारी का कार्य है। तो ये तीन बिंदु इसकी विशेषताओं के रूप में हम लेते हैं। अब इनकी सीमाओं पर आए हम।